स्वागत है आपका मार्केट महारथी में। और अब शुरुआत कर लेंगे अपने खास मेहमान से चर्चा की। हमारे साथ अमित प्रेमचंदानी हैं, यूटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर है। ग्लोबल सेटअप अगर आप देखेंगे तो वीक होते जा रहा है। एआई लिंक जो सेक्टर स्टॉक्स है वहां पर चिंताएं ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर चिंता है और साथ ही डेट लेवल को लेकर चिंता है और रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर चिंता है। ये तमाम फैक्टर्स है जो घरेलू बाजार पर भी दबाव बनाते जा रहे हैं। लेकिन आगे क्या कुछ होने वाला इस सेक्टर में और कौन सी थीम आगे बाजार में चलने वाली है, सबसे पहले चर्चा का विषय होगा। जी, सबसे पहले मैं एआई लिंक जो कंपनियां हैं उस पर ही आपसे राय लेना चाहूंगा। क्या लग रहा है, किस तरह के माहौल बन रहे हैं और उसका भारत पर क्या असर होगा? धन्यवाद मोहन जी। एआई एज अ सेक्टर इंडिया में काफ़ी लिमिटेड कंपनी है, काफ़ी सीमित कंपनी है जो एआई से डायरेक्टली पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती हैं इंडिया में। ग्लोबली इंडिया को एक एंटी एआई मार्केट माना जा रहा है, बिकॉज इंडिया में लिस्टेड स्पेस में एआई बहुत कम है। ग्लोबली देखा गया है कि जितना एआई का प्रचलन बढ़ रहा है और उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन बिल्टअप किया जा रहा है कि आईटी सर्विस कंपनीज जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है जितना ज़्यादा एआई का प्रचलन बढ़ेगा। पिछले एक हफ्तों में और कुछ हफ्तों में ये देखा जा रहा है कि एआई को कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है, उस पर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने केपेक्स अनाउंस किया है ग्लोबली एआई का, लेकिन उस केपेक्स तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, खर्चा ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन उस केपेक्स को यूज करके रेवेन्यू कैसे बनाया जाएगा, इसका अभी तक रेवेन्यू मॉडल फिक्स नहीं हुआ है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन उठाया जा रहा है एआई पे। एज फार एज इंडिया कंसर्न, एआई का इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ही लिमिटेड है। एक्चुअली इंडिया को एंटी एआई मार्केट ग्लोबली माना जा रहा है। इंडिया पर एआई का लिमिटेड इम्पैक्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग, तृप्ति उपाध्याय बात कर रही हूँ आपसे। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख रहे हैं कि अब दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स अंतिम स्टेज में पहुंच गए हैं। लगभग सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। मिक्स्ड या ओवरऑल अच्छे नतीजे कह सकते हैं। मैनेजमेंट भी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ से आगे के लिए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अर्निंग्स को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और क्या सेकेंड हाफ में ब्रॉड अर्निंग यहाँ से हम देख सकते हैं, और या फिर सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट सेकेंड हाफ में यहाँ से नजर आएगा? अर्निंग्स को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है? थैंक यू तृप्ति जी। FY25 में अगर देखें, हमने साल शुरू किया था करीब 15% अर्निंग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन से, और साल खत्म किया निफ्टी की अराउंड 3% अर्निंग ग्रोथ पे। मैं ईपीएस की बात कर रहा हूँ। FY26 में एक्सपेक्टेशन है करीब 8-9% अर्निंग ग्रोथ का, और ऑलमोस्ट 6 महीने के रिजल्ट्स आ चुके हैं और एक्चुअल डिलीवरी करीब 7% अर्निंग ग्रोथ की है। अगर आप देखें अर्निंग ग्रोथ के नंबर्स, तो बैंक्स एक ऐसा सेक्टर है जिसने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा नंबर्स दिखाए हैं। स्पेशली इस क्वार्टर एक्सपेक्टेशन था कि मार्जिन्स में गिरावट आएगी बैंक्स की, लेकिन एक्चुअली मार्जिन्स को अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। और एसेट क्वालिटी जिस पे क्वेश्चंस उठ रहे थे लास्ट क्वार्टर, उसको भी स्टेबलाइज किया गया है इस क्वार्टर। सो बैंक्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ लगता है कि अर्निंग्स में रिवाइवल ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है और सेकंड हाफ में और रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल, जहां जीएसटी कट का इम्पैक्ट करीब करीब देखा गया है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको Q3 में देखा जाएगा, बिकॉज Q2 में अगस्त 15 से सितंबर 22 तक काफी लोगों ने पोस्टपोन किया था अपनी परचेज की डिसीजन को, 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी कट। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां हमें अर्निंग रिवाइव होते दिख रही है सेकेंड हाफ में। इस क्वार्टर का अर्निंग ग्रोथ का सबसे बड़े ड्राइवर्स थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जहां मार्जिन्स, जीआरएम मार्जिन्स एज वेल एज मार्केटिंग मार्जिन्स काफी बढ़ गई हैं।
और उनका अर्निंग ग्रोथ काफी हाई था। सो ये 3 सेक्टर हैं जहां हमें अर्निंग ग्रोथ डिसेंट दिख रहा है। आगे चल के हमें लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां रिवाइवल आ सकता है। ऑलरेडी इस सेक्टर का अर्निंग डीग्रोथ का जो साइकिल था पिछले 5-6 क्वार्टर से चल रहा था, वो अभी स्टेबलाइज हो गया है। इस क्वार्टर के नंबर के बाद एक्चुअली आईटी सेक्टर में अर्निंग कट्स होना लगभग बंद हो गए हैं और थोड़े बहुत अर्निंग्स अपग्रेड आए हैं। सो ओवरऑल मार्केट का भी अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल खत्म होने की कगार पे है और अर्निंग स्टेबलाइज होने की साइकिल शुरू हो रही है। और काफी सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंक्स, ऑटोमोबाइल एंड आईटी, जहां अर्निंग अपग्रेड साइकिल होने की संभावना है। तो आपको आईटी पे अब ज़्यादा बुलिश है कि वहाँ पे जो वॉर्स थे वो पीछे रह गए हैं, यहाँ से रिवाइवल की उम्मीदें ज़्यादा, और ज़्यादातर एक्सपर्ट से बात हो रही है तो ये इसी तरह से साउंड कर रहे हैं। सर, अगले 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन से हाई कन्विक्शन थीम हो सकते हैं, आपके नज़रिए से क्या है? एक और सवाल यहीं पे मैं जोड़ देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रेलवे, कैपेक्स या फिनटेक, कहाँ नया स्ट्रक्चरल प्ले देखने को मिलता है? डिफेंस ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल प्ले है। आपने देखा है पिछले 7-8 सालों से डिफेंस कंपनियों में, डिफेंस ओरिएंटेड कंपनियों में काफी स्टेबल हाई ग्रोथ आई है और सबका मार्जिन कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होते गया है। तो डिफेंस एक स्ट्रक्चरल थीम है जो कि प्ले आउट हो रहा है और प्ले आउट होते जाएगा। वैल्यूएशन अभी बहुत महंगा हो गया है। जैसा मैंने कहा, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर हमें लग रहा है जिसमें वैल्यूएशन काफी हमारे फेवर में है, वैल्यूएशन महंगा नहीं है और अर्निंग साइकिल रिवाइव हो रही है। और आपने देखा होगा पिछले 6-9 महीनों में आरबीआई ने की पॉलिसी भी बैंकिंग सेक्टर को फेवर कर रही है। इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, लिक्विडिटी ज्यादा प्रोवाइड की गई है, काउंटर सिक्लिकल जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट थी, जो रिस्क वेट्स थे उसमें भी रिलैक्सेशन की गई है। सो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां हमें लगता है रिवाइवल आना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे भारत में एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ देखें तो एक सेक्टर जहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा बढ़ रहा है वो है हेल्थ केयर। सो एंड हेल्थ केयर कंपनीज का आरओसी प्रोफाइल, कैश जनरेट प्रोफाइल भी काफी अच्छा है। 2015-16 के पहले हमारी जो हेल्थ केयर लिस्टेड स्पेस था उसमें यूएस का एक्सपोजर काफी ज्यादा था, जेनरिक का एक्सपोजर काफी ज्यादा था। पर लास्ट 10 इयर्स में हमने देखा है जो लिस्टेड स्पेस है उसमें डोमेस्टिक हेल्थ केयर कंपनीज का एक्सपोजर काफी बढ़ गया है। तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ अबव नॉमिनल जीडीपी हमें देखा गया है। मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की डिसेंट है और वैल्यूएशन भी हमारे फेवर में है। बिल्कुल। सर, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस को आप किस तरह से पोजीशनिंग कर रहे हैं? क्या लंबी अवधि के निवेशकों को यहाँ पर भी अब बने रहना चाहिए? वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो स्मॉल कैप लार्ज कैप से काफी महंगा है। अर्निंग प्रोफाइल देखें पिछले 6 महीनों में तो एक्चुअली मिड कैप की अर्निंग्स डिसेंट है। मिड कैप अर्निंग ग्रोथ हैज बीन बेटर देन एक्चुअली लार्ज कैप इवन। बट स्मॉल कैप अगर आप पाई देखें तो स्मॉल कैप का अर्निंग डिसअपॉइंट कर रहा है। पिछले दोनों क्वार्टर से स्मॉल कैप अर्निंग नेगेटिव था फर्स्ट क्वार्टर में, और Q2 में भी अभी तक जो ट्रेंड्स हैं वो स्मॉल कैप के फेवर में नहीं है। मिड कैप अर्निंग ग्रोथ डिसेंट है। अगर आप 5 से 10 साल का व्यू लेते हैं तो एक्सपोजर रख सकते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, एंड बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप अगर आपको मार्केट कैप एलोकेट करना है तो हमारा कहना है कि लार्ज कैप ज्यादा प्रेफर्ड है, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। लार्ज कैप यहाँ ज़्यादा प्रेफर्ड है, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, मार्केट समेत तमाम सेक्टर पर आपने अपनी राय रखी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ मुझे और विश्वमैन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आपके लिए अगला शो मिड कैप मसाला।